हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो वीडियो का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, दिस इज़ अबाउट मी एंड दिस इज़ अबाउट माय चैनल। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो सब्जेक्ट टाइटल है इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। दोस्तों, ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है एसवाल का और 2014 का है। टाइम आपको टोटल 3 आवर मिलते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है। किसी भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम में हमें अटेंड करना होता है और टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर 5 क्वेश्चन करने हैं तो इसे आप कंबाइंड कर लो कि 3 घंटे में अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो पर क्वेश्चन कितने मिनट में करना है। जैसे अप्रोक्सीमेटली 35 to 36 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और अगर ज़्यादा टाइम देंगे एक क्वेश्चन को तो जिससे दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन द टाइम। दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ हिंट दूंगा आंसर के और कैसे अपने आंसर को लिखना होता है। तो मोरगेंतु क्रिटिकल एग्जामिन मोरगेंतु थ्योरी ऑफ रियलिज्म। तो मोरगेंतु मेन थिंकर माना जाता है आईआर में और रियलिज्म को लेके माना जाता है। तो रियलिज्म जो यथार्थवादी मोरगेंतु का ये मानना था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये पूर्ण रूप से शक्ति के लिए संघर्ष है। तो सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। दोस्तों, जो रियलिज्म का जो मानना है कि जो स्टेट होना चाहिए सर्वन होना चाहिए, मतलब उसके पास अपनी खुद की सॉर्वेनिटी होनी चाहिए, संपूर्ण राज्य होना चाहिए। और जो भी स्टेट है, मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब देश है, उसके अंदर कभी कभी अराजकता भी आती है और स्टेट को खुद ही अपनी हेल्प करनी चाहिए, सेल्फ हेल्प, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और अपनी पावर को इंक्रीज़ करता रहे। और इनका ये मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ग्रेट पावर होती है, जो मेन पावर होती है, जैसे कि लाइक आप सपोज करो यूएसएसआर, तो यहाँ पे इनका ज़्यादा ही दबदबा होता है। फिर इनका ये मानना होता है इंटरनेशनल लेवल पे नो वन इज़ फ्रेंड, नो वन इज़ एनिमीज़। तो कोई आपका पड़ोसी नहीं होता, मतलब कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और ये इंटरनेशनल रूल को फॉलो नहीं करते। इनका ये मानना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, मतलब रूल भी नहीं है जो सभी कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सके। पहले आप इसके प्रिंसिपल्स को लिखें। जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताए वो प्रॉपर मोरगेंतु के नहीं है, मैंने रियलिज्म के प्रिंसिपल बताए। तो आप पहले मोरगेंतु के प्रिंसिपल्स लिखें, देन आप नेक्स्ट कॉलम में उसको क्रिटिसाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की महिलावादी समालोचना परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आप जो फेमिनिस्ट थिंकर थे उनकी क्या विचारधारा थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, जैसे कि जेन टिकनर हो गए, आपके मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हो गई, साइमन डी वेवियर हो गए, तो इनकी क्या विचारधारा थी पहले आप इन्हें एक्सप्लेन करें। देन आप ये बताएं कि किस प्रकार से किन तथ्यों को लेकर हम इसे क्रिटिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के कारण तथा परिणामों की चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, जैसे कि पूर्ण रूप से पूरा यूरोप शामिल था इसमें, जर्मनी, इटली और मूल रूप से पूरा यूरोप ही इसमें शामिल था। दोस्तों, इसके बारे में आप डीप में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में फासीवाद के उदय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों, जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद 1919 में इटली एंड जर्मनी के ऊपर पूर्ण रूप से कुछ टैक्सेस ठोके गए थे, जो वार्षिक संधि के द्वारा लगाए गए थे उसके ऊपर टैक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चक्कर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे इटली को लेके या जर्मनी को लेके, तभी इसमें फासीवाद का उदय हुआ था और मूल रूप से इसी फासीवाद के उदय के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट तक शीत युद्ध के उदय का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, 1962 में, और शीत युद्ध का चरम बिंदु भी बोला जाता है इसको, क्यूबा मिसाइल संकट को। और जो क्यूबा मिसाइल संकट मूल रूप से कुछ डीप में तो नहीं है, इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो क्यूबा है एक द्वीपीय देश है, उसके ऊपर सोवियत संघ के द्वारा परमाणु मिसाइल तैनात कर दी गई थी, जिससे अमेरिका को ये भय हो गया था कि वो हम पे अटैक कर सकता है। और अमेरिका किसी प्रकार से परमाणु युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए अमेरिका ने इसे बातों के द्वारा सुलझाया, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध होगा तो दोनों ही देश प्रभावित होंगे उससे, कोई एक नहीं होगा और पूरा वर्ल्ड ही होगा उससे।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय विश्व के उदय के महत्व का डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड इन नेशन पॉलिटिक्स। जैसे जैसे आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध का उदय भी हुआ। जैसे कि नाम की कंट्रीज़ को आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं और छोटी छोटी कंट्रीज़ का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण, तो इसमें सोवियत संघ के विघटन में जैसे आप लिख सकते हो सोवियत संघ की क्रांति 1917 में हुई और वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और ये एक गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जाती थी और इसमें निजी संपत्ति का कोई मतलब अधिकार नहीं था। पहले आप इसकी इकोनॉमी को एक्सप्लेन करें, देन इसकी पॉलिसीज़, जैसे इसने शॉक थेरेपी अपनाई थी और एक गोर्बाचेव ने ग्लोनोस्ट और प्राइसबेक एक मॉडल अपनाया था जिसके कारण गलत इम्पैक्ट पड़ा था और इसमें शॉक थेरेपी को आप एक्सप्लेन करें। फिर रूबल मुद्रा में गिरावट हो गई थी इनकी और सारे जो भी इनके जो बैंकिंग थे उनका दिवाला निकल गया था, तो इसके कारण इसका विघटन भी हो गया था। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण के आर्थिक तथा तकनीकी आयाम का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित करने, ग्लोबलाइजेशन की सीधी सीधी डेफिनेशन में आप ये ले सकते हो, जो वैश्वीकरण के कारण जो पूरा वर्ल्ड है एक गांव के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सभी देश आपस में तकनीक, पूंजी, इन सब का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। वैश्वीकरण की इकोनॉमी, आर्थिक, तकनीक, तो इकोनॉमी एस्पेक्ट इसमें लिखें। पहले आप इसमें वैश्वीकरण को एक्सप्लेन करें, फिर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थोड़े लिख दें, फिर इकोनॉमी एस्पेक्ट में आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव। पॉजिटिव में जैसे कि एमएनसी कंपनीज़ आगे जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, फिर हमारी टेक्नोलॉजी शेयर हुई क्योंकि हमने उनकी टेक्नोलॉजी ली, देन हमारे स्टूडेंट वहाँ पे गए, पढ़ कर आए या वहाँ पे उन्होंने किसी भी चीज़ का इनोवेशन किया। देन फिर नेगेटिव में एस्पेक्ट में ये ले सकते हो कि इसमें पूर्ण रूप से जो टेक्निकल रूप से डेवलप थे, इंडस्ट्रियल रूप से डेवलप थे, उन्हीं देश को फ़ायदा मिला। और इसमें एमएनसी कंपनी, नेगेटिव एस्पेक्ट में ये ले सकते हो कि एमएनसी कंपनी पे लोगों का मतलब कि ज़्यादा लोग डिपेंड भी होने लग गए। तो आप इसे डीप में इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ लें। वैश्वीकरण के युग में वैश्विक पर्यावरण, तो इसके समक्ष कुछ चुनौती, जैसे से ग्लोबलाइजेशन आया, फिर लोगों ने तकनीक के ऊपर ध्यान दिया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योगीकरण हुआ, तो जिसके कारण पर्यावरण के समक्ष भी चुनौती आई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, वैश्विक ताप वृद्धि हो गई। ठीक है, इस तरीके से पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। उसके बारे में यूएनओ ने बहुत सारे कदम उठाए थे और हर एक कंट्री एक सम्मेलन करती है जो भी पर्यावरण के बचाव संबंधित, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। फिर क्योटो प्रोटोकॉल उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनरो में हुआ था 1993 में, उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर बेलवेसिक क्रांति, यूरोपीय संघ, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। दोस्तों ये मेरा पर्पज़ ये था कि आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर सकें और आपको मैं थोड़ा बहुत टिप्स दे सकूं कैसे इन आंसर को आपको एक्सप्लेन करना है। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम है AN अकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अगर आपको बहुत सारी वीडियोस सिलेबस के रिगार्डिंग चाहिए तो मैं एक अभी सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ IR का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी का, जो आपके SOL के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, MA पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं फॉरेन पॉलिसी के सारे कॉन्टेस्ट क्या क्या उससे पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, IR में क्या क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी में, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, पूर्ण रूप से मैं प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस को एक्सप्लेन करूँगा। Thank you for watching this video.